वैसे मैं अपने मन का हीरो हमेशा था। हमारे मन ने जो जो कहा है मैंने किया है। कि आप कहाँ थे आज कहाँ हैं। किसी ने लिखा संघर्ष ही जीवन है, ये भी बात सही है। 2014 के बाद एक चेंज तो आया है देश में। नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नेंस की परिभाषा बदल दी है, राजनीति का संस्कृति बदल दिया है। कितनी भूख है देश को विकसित करने की। नरेंद्र मोदी जी से आपकी मुलाकात मेरे ख्याल से गुजरात में पहली बार हुई थी, जब बिहार महोत्सव का कोई प्रोग्राम था। उन्होंने एक लाइन बोली थी, आज भी हम लोग उसको कभी सुनते हैं, जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है उतना ही अधिकार मनोज तिवारी का भी है। आम पब्लिक कहती है दिल्ली की सर्दी को लेकर कि भाई हम लोग सर्दी तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि नहीं, हमको सर्दी तब तक नहीं मानेंगे, कब तक नहीं मानेंगे, केजरीवाल जी मफलर नहीं पहन लेंगे उन्हें खांसी नहीं आ जाएगी। एक व्यक्ति ने पूरी दिल्ली को, खांसी तक ही नहीं, दिल्ली को इस पोल्यूशन से, गंदे पानी से एक साल में लगभग 21,000 लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। सिर्फ एक साल में। उनका शीश महल जिंदाबाद। पब्लिक ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही, भटकती रही, मरती रही, और उसी समय अरविंद केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाने में लगे थे। कितना विभत्स लगता है, कितना डरावना कैरेक्टर है अरविंद। अरविंद के कारण मफलर से लोग घृणा करने लगे। कोई मफलर लपेट के आ जाता है, लोग उस पे हंसने लगते हैं। आपने चुनावों में अहम मुद्दा बनाया है ऑपरेशन शीश महल को। शीश महल में जब तक अरविंद केजरीवाल रहते थे तब तक गेट क्यों नहीं खोला? मुझे लगता है न्यूज़ वन इंडिया भी जाना चाहता होगा। चैनल गेट के अंदर घुस नहीं सकते थे, घर खाली नहीं करेंगे। आतिशी जी सिर्फ इसलिए नहीं गई कि उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान देता है कि ये शातिर लोग हैं। गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट था, वो चुरा के ले गए हो। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल एक उनका परसेप्शन था ईमानदारी का। गांव के एक व्यक्ति ने इसमें कुछ दिया है, ये देखिए। हरियाणा प्रॉपर हिसार से केजरीवाल मेरा पड़ोसी है, बिल्कुल एकदम झूठा आदमी है वो। बचपन से झूठ बोलते थे। उनका पति सीएम पद से हटता है तो अपनी पत्नियों को वो लोग कुर्सी सौंप देते हैं। तो इसके पीछे आप क्या राजनीति देखते हैं अरविंद केजरीवाल की? काल नेमी प्रवृत्ति। कहा था कि बच्चों की कसम खाता हूं किसी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। पूरी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई पहली बार भी, और 2024 का चुनाव भी लड़ा। इसलिए मेरा मानना है कि शुरू में जो इन्होंने अपनी इमेज बनाने की कोशिश की, कट्टर ईमानदार की, आज जो इमेज बनी है वो कट्टर बेईमान की। तो अब जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी अगर दिल्ली में, तो क्या आपका मुख्यमंत्री उस शीश महल में रहेगा? नहीं रहेगा? रह ही नहीं सकता। शीश महल भ्रष्टाचार का महल है। नमस्कार, अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ फिल्मी और राजनीतिक जगत की वो हस्ती है जो आज किसी नाम और पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊं, थोड़ा सा नहीं बल्कि 24 साल पहले जाऊं उसके जीवन पर, तो 24 साल की उम्र में उसके पास साइकिल भी नहीं थी। हालांकि बाद में उन्होंने टाटा सुमो खरीद ली, और उनके बारे में ये भी फैक्ट है कि जब वो 9th क्लास में थे, एक शादी में गए थे, तब उन्होंने पहली बार जूते पहने थे। पढ़ाई लिखाई का बर्डन माता पिता के ऊपर ना पड़े तो सप्ताह में 2 दिन उन्होंने ड्राइविंग की नौकरी भी की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनोज तिवारी जी की। ना आज उनके पास दौलत की कमी है, ना शोहरत की कमी है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई। न्यूज़ वन इंडिया जी, बहुत नाम सुनते हैं आपका। धन्यवाद मनोज जी। आप भी पत्रकार से चैनल के मालिक बन गए। जी हमको भी पता है आपके बारे में। बहुत सारी बातें जब आप परिचय दे रहे थे जी, तो मुझे याद आ रहा था कि हाँ हाँ, हम लोग इस रास्तों से गुजरे हैं, और इसीलिए मन कहता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सफ़र जारी है। जैसा आपके बारे में एक फैक्ट है, मैं भी अपने माता पिता से कहता था मुझे साइकिल दिला दो, तो उन्होंने मुझे साइकिल नहीं दिलाई थी। और बाद में जब मेरी नौकरी लग गई, मैं भी पत्रकारिता में आ गया, तो अपनी मेहनत से मैंने वैगनार गाड़ी खरीदी थी। तो कुछ ना कुछ फैक्ट तो कहानी मिलती है, मिला हुआ है। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको कि मैं गरीब नहीं था।
किसान था, जी। मेरे पिताजी किसान थे, करीब 150 बीघे की खेती थी। उसके बाद भी घर में साइकिल नहीं थी। तो ये कमाल की बात है। और हमने जब पहली अपनी इनकम हुई, जी। इनकम होने के बाद थोड़े दिन में मेरी गाड़ी जब चली तो तेज ही चली जब तक रुकी थी रुकी रही। वैसे मैं अपने मन का हीरो हमेशा था। जी। हमारे मन ने जो जो कहा है मैंने किया है, और मैं इस बात की चिंता करता हूँ कि मैं अपने मन को समझा पा रहा हूँ कि नहीं, मैं खुद को जवाब दे पा रहा हूँ कि नहीं, इसको मैंने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखा है। तो क्या हालत थी किसानों की कि 150 बीघा के काश्तकार होने के बाद भी घर पे साइकिल नहीं थी। हमें कभी साइकिल में चढ़ना पड़ा तो हम हमारे गांव में जो परचून की दुकान होती थी विजय मिश्र की, उनकी साइकिल लेकर के हम कभी रिश्तेदारी में गए थे। तो ये तमाम बातें हैं जो ताकत देती है। मैं अच्छी बात आपने कर दी। मैं सबको बोलूँगा कि आपके अभाव के दिनों की जो यादें हैं ना, जी। अगर आप कभी प्रभाव के दिन में आते हैं तो वही सबसे ज़्यादा ताकत देंगी जो अभाव के दिन में थे। इसलिए उसको संजो के रखना। और संघर्षों की याद दिलाती हैं वो ताजे, और ज़्यादा आपके अंदर ताकत देती हैं कि आप कहाँ थे, आज कहाँ हैं। और यही दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणा है। हर व्यक्ति को संघर्ष करना है। किसी ने लिखा संघर्ष ही जीवन है। ये भी बात सही है। सफलता के बाद भी आप रुकते थोड़ी हैं, फिर अगला संघर्ष चालू होता है, फिर अगला संघर्ष चालू होता है। लेकिन ये सबके बीच जो मैंने अपने जीवन में सीखा है जी। कि भारत माता की जय का भाव जरूर होना चाहिए। आज जिसको नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र प्रथम बोला है, ये बहुत आवश्यक है। मनोज जी, बहुत सरकारें देखी मैंने भी पत्रकारिता के दौरान। 2014 के बाद एक चेंज तो आया है देश में। एक तो आम आदमी के अंदर नेशनलिज्म की भावना आई है, दूसरा साफ सफाई के प्रति जो मोदी जी ने ड्राइव चलाई उसके प्रति लोगों का रुझान आया है। एक चेंज तो आया है लोगों में, बहुत बड़ा। देखिए अनुराग भाई, नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नेंस की परिभाषा बदल दी है। राजनीति का संस्कृति बदल दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने एक ब्यूरोक्रेट्स को कर्मयोगी होना चाहिए ये परिभाषा दे दी है। सांसद को, विधायक को सेवक होना चाहिए ये परिभाषा दे दी है। प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक होना चाहिए ये परिभाषा दे दी है। और ये देते हुए उनका विजन सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि मेरी पार्टी आए, उनका विजन ये है कि हमारा राष्ट्र दुनिया में सबसे आगे हो, हम विकसित भारत बने। कोई व्यक्ति जो 70 साल के आसपास हो और वो 2047 में भारत कैसा होगा इसकी कल्पना वो 2023-24 में कर रहा है, उसकी दूरदृष्टि को तो समझा जा सकता है। और ऐसा भाव, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं कि आप उनको कुछ भी बोलते हो, पॉलिटिकल छीटाकशी भी कर दीजिए, लेकिन एक दिन एक अच्छा इनिशिएटिव बताइए, नरेंद्र मोदी जी आपको जरूर किसी न किसी तरह संपर्क कर लेंगे। इतनी भूख है देश को विकसित करने की, गरीबों के दरवाजे तक सुविधाएं भेजने की, युवाओं के उड़ान की, महिलाओं के कल्याण की। नरेंद्र मोदी जी से आपकी मुलाकात मेरे ख्याल से गुजरात में पहली बार हुई थी, जब बिहार महोत्सव का कोई प्रोग्राम था और जब आपने कुछ परफॉर्मेंस भी वहाँ पर दी थी, तभी आपकी मुलाकात हुई थी उनसे, या उससे पहले भी हो चुकी थी? उसके पहले मुलाकात ठीक से नहीं हुई थी। एक जगह
हम लोग टकराए थे, लेकिन मैं एज सिंगर कहीं परफॉर्म कर रहा था उनके आने के पहले। उनके आने के बाद हम लोग का कार्यक्रम बंद। जी। लेकिन 2012 की वो घटना है जो आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। सूरत की धरती, बिहार शताब्दी वर्ष था, बिहार शताब्दी समारोह था। जेडीयू के साथ गठबंधन टूट गया था और हम लोगों ने बिहार शताब्दी समारोह कई साथी मिल करके गुजरात में करने का निर्णय लिए थे। वहीं हमारी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात ने बहुत कुछ बदल दिया। मैं पहली बार देखा कि चर्चा तो बहुत थी उनकी। 2012 तक वो चौथी बार मुख्यमंत्री बन चुके थे और उस समय जब मैं उनसे मिला तो ऐसा लगता था कि उन्होंने एक लाइन बोली थी, आज भी हम लोग उसको कभी सुनते हैं। इतना सम्मान दिया था वो लाइन, तो मैं, आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, आप वीडियो में चला दीजिएगा। लेकिन उस एक शब्द ने कि गुजरात पे जितना अधिकार गुजरातियों का है उतना ही, जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है उतना ही अधिकार मनोज तिवारी का भी है, इस लाइन ने एक कमाल का विश्वास हमको दिया और मैं पीछे पीछे चल पड़ा। और आगे भी पता नहीं आप कहाँ तक जाएंगे मोदी जी के साथ। अब तो हम लोग एक यात्रा में हैं। हाँ। और यात्रा जो है वो विकसित भारत तक की है। उसके बाद लोग चलाएंगे, पता नहीं 2047 में हम लोग कैसे रहेंगे, लेकिन भारत विकसित हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का ये विज़न 100% सफल होगा, मुझे ये विश्वास है, क्योंकि उसकी पवित्रता को हमने देखी है। नरेंद्र मोदी जी के सोच की पवित्रता के आधार पे मैं बोल सकता हूँ कि अनुराग भाई ऐसा अवश्य होगा। जी। अच्छा मनोज जी, आज जब मैं आपके साथ एक इंटरव्यू कर रहा हूँ तो दिल्ली में सर्दी भी पड़ रही है और दिल्ली का इलेक्शन भी है जो कि राजनीतिक गर्मी पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया पर आपने एक लाइन सुनी होगी कि आम पब्लिक कहती है दिल्ली की सर्दी को लेकर कि भाई हम लोग सर्दी तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि, आपने सुना होगा ये चुटकुला कहीं, क्या है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा अगर आपको याद हो तो कुछ। नहीं, हमको सर्दी तब तक नहीं मानेंगे, कब तक नहीं मानेंगे? केजरीवाल जी मफलर नहीं पहन लेंगे उन्हें खांसी नहीं आ जाएगी। आप देखिए, वैसे तो हंसी की बात है जी। लेकिन एक व्यक्ति ने पूरी दिल्ली को खांसी तक ही नहीं, दिल्ली को इस पॉल्यूशन से, गंदे पानी से एक साल में लगभग 21,000 लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। सिर्फ एक साल में, 2023-24। ये मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूं वो दिल्ली का आंकड़ा है कि 21,000 लोग 23-24 सत्र में दिल्ली में मरे अस्पतालों में, जिनका कॉज ऑफ डेथ पॉल्यूटेड वाटर है। जिस व्यक्ति के कारण न जाने कितने लोग ठंड से ठिठुर के मर गए, जिस व्यक्ति के कारण न जाने कितने लोगों के सांसों पे ऐसा आपातकाल लगा कि जिंदगी से हाथ धो बैठे, लोगों की औसत आयु कम हो गई, उस दिल्ली में वो मफलर बांधें या खांसी आए, उनको तो उनका शीश महल जिंदाबाद। पब्लिक ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही, भटकती रही, मरती रही, और उसी समय अरविंद केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाने में लगे थे। ये सोच के कितना विभत्स लगता है, कितना डरावना कैरेक्टर हैं अरविंद।
तो इसलिए मैं क्या बोलूं, अब मफलर से लोग, अरविंद के कारण मफलर से लोग घृणा करने लगे। कोई मफलर लपेट के आ जाता है, लोग उस पर हंसने लगते हैं। कोई खांसने लगता है तो हंसने लगते हैं लोग। खांसी तो बीमारी से भी हो सकती है, पोल्यूशन से भी हो सकती है। बहुत नुकसान किया अरविंद ने दिल्ली का। आपने चुनावों में अहम मुद्दा बनाया है ऑपरेशन शीश महल को, लेकिन मैंने देखा कि संजय सिंह और उनके साथ जो मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं वो शीश महल के अंदर जा रहे थे और मीडिया को लेकर वो जाना चाह रहे थे, लेकिन आपने दिल्ली पुलिस से उनको रुकवा दिया। उनका कहना था कि शीश महल में ऐसा कुछ नहीं है जिसको बीजेपी लेकर हवा बना रही है। शीश महल में जब तक अरविंद केजरीवाल रहते थे तब तक गेट क्यों नहीं खोला भाई? अब मुझे लगता है न्यूज़ वन इंडिया भी जाना चाहता होगा। जी। चैनल गेट के अंदर घुस नहीं सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी जब वहाँ से निकल के गए हैं कोर्ट के आदेश के बाद, तो नए मुख्यमंत्री को वो घर अलॉट हुआ, लेकिन हैंडओवर के पहले घर खाली करना है, ताकि चूंकि सरकार की प्रॉपर्टी है, घर सरकार के पास आएगी, फिर वो नए आवंटी को दिया जाएगा। घर खाली नहीं करेंगे, भले उसमें नहीं जाएंगे। और 1.5 महीना तक घर आवंटित हुआ पड़ा रहा। आतिशी जी सिर्फ इसलिए नहीं गई कि उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान देता है कि सरकारी घर पहले खाली होगा, सरकार के हैंडओवर होगा, देन नए आवंटी को दिया जाएगा। चूंकि घर खाली करना पड़ेगा इसलिए उन्होंने आवंटन लिया ही नहीं। लास्ट में पीडब्ल्यूडी को आवंटन रद्द करना पड़ा और इस दौरान चाबी उनके पास है। अब अचानक 6-7 महीना बाद जब उस घर पे जो केस चल रहा है वो जांच एजेंसी के हवाले चला गया, तब ये नाटक कर रहे हैं कि हमें घुसने दो। अब जांच एजेंसी, जब भाई बड़ा घोटाला हुआ है ना, सीएजी की रिपोर्ट आ गई, 7.5 करोड़ में बनने वाला घर वो बना लगभग 75 करोड़ में, तो अब उसकी जांच हो रही है। अब जांच जब बैठ गई, वो हैंडओवर किसी और को हो गया है कि जांच करो, तब ये कह रहे हैं कि हमको घुसाओ, दिखाते हैं। मेरा मानना है कि ये शातिर लोग हैं। और देखिए, हम तो अंदर की फोटो सबके पास आ चुकी है। अब उसमें से हो सकता है कि जो गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट था वो चुरा के ले गए हों, जो गोल्ड प्लेटेड बेसिन थी वो सब चुरा के ले गए हों, जो आपत्तिजनक वस्तुएं थीं उसको उन्होंने हटा दिया होगा, तभी इसमें जाने की बात कर रहे होंगे। ये सब बहुत, जहाँ से हमारी आपकी सोच बंद हो जाएगी, उसके बाद आम आदमी पार्टी वालों की सोच साजिश करने वाली शुरू होती है। सो हम इनका मुकाबला साजिश करने में, भ्रम फैलाने में नहीं कर सकते। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए, एक उनका परसेप्शन था ईमानदारी का। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूँगा, उन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, किसी बहुत बड़े घर में नहीं लूँगा। तो आपको लगता नहीं कि इन तीनों चीज़ों से उन्होंने समझौता कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली? चूँकि अरविंद केजरीवाल का जो गांव है ना, जहाँ के रहने वाले हैं, अब तो वहाँ के वीडियो आने लगे हैं। मेरे पास एक अभी थोड़ी देर पहले वीडियो आया, जो माफ़ करिएगा मैं एक वीडियो ढूंढ रहा हूँ, और ये वीडियो है उनके गांव के एक व्यक्ति ने इसमें कुछ दिया है, और उसमें उनके गांव का एक आदमी जो ये दावा कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल हमको भी जानते हैं, वो जो है, जो लाइन इनके लिए बोला है, वो सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए। हरियाणा प्रॉपर हिसार से केजरीवाल मेरा पड़ोसी है, बिल्कुल एकदम झूठा आदमी है वो। उसको हरियाणा से भी मार के भगाया गया है, बिल्कुल झूठा आदमी है, क्योंकि वो झूठा है। उसने अपने बाप तक को मार, सामने डिबेट करवा लो, मैं सामने बता दूंगा उसको। भाई नेम सूरज राखा, मेरा नाम भी जानता है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ना क्यों नहीं करते? नहीं, वो झूठा वादा ज्यादा करता है। केजरीवाल कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, मैं पूरे देश का बेटा हूँ। वो किसी का बेटा नहीं हो सकता। जब बाप का बेटा नहीं है, किसका हो सकता है? 68 का मेरा बर्थ है, वो हमारे साथ। अब ये सूरज राखा है। मुझे लगता है कि मुझे वीडियो आया तो मैंने इंडिया वन, न्यूज़ वन इंडिया पे शेयर किया। जी। मुझे लगता है कि कल आपका चैनल जरूर वहाँ तक पहुँच जाएगा। उनका पड़ोसी ये कह रहा है कि वो अपने पिता को पीटते थे, बचपन से झूठ बोलते थे, और जो लैंग्वेज है वो तो हम बोल नहीं सकते अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जी। दूसरा भी आदमी है, वो बोलता है, ये आदमी पूछा उसमें इसमें कि आपको नहीं लगता है कि आपका पड़ोसी दिल्ली का मुख्यमंत्री हो गया? तो ये बोलते हैं यही दुख की बात है कि इतना झूठा व्यक्ति कितना संसार का नुकसान करेगा। और सारी चीज़ें हुई हैं सर। तो मेरा मानना है कि जो मूल आपका प्रश्न था, मैं थोड़ा सा भूल गया, मूल प्रश्न क्या था आपका? मेरा प्रश्न यह था कि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो उनका एक हाँ, परसेप्शन था ईमानदारी का। अब ये देखिए, वीवीआईपी कल्चर ना अपनाने का। हाँ, गांव के लोग ये बताए तो ये तो शुरू से ही जिस तरह का चरित्र है अब लोग बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली में आने के बाद भी कौन एक सी बात वो कहा हो और किया हो उन्होंने तो ये तक कहा था कि बच्चों की कसम खाता हूं किसी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। पूरी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई पहली बार भी, और 2024 का चुनाव भी लड़ा। जितने नेताओं को गाली देते थे सबके घुटने तलवे चाटने में लगे रहे। और कितनी बातें, राजनीति में नहीं जाऊंगा, वो तो छोड़ ही दीजिए, अन्ना हजारे साहब को धोखा। ये व्यक्ति जो मैं अभी तक समझ पाया हूं, ये व्यक्ति पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी लोगों का मोहरा है, इलीगल घुसपैठियों का मोहरा है। इस बार जब इलीगल घुसपैठियों का वोट कटा है तो आप देखें अरविंद केजरीवाल कितना विचलित हुए हैं, चुनाव आयोग चले गए। इसलिए मेरा मानना है कि शुरू में जो इन्होंने अपनी इमेज बनाने की कोशिश की, कट्टर ईमानदार की, अब आज वो जिनकी आज जो इमेज बनी है वो कट्टर बेईमान की। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग अब ये विश्वास कर चुके हैं कि इनके जैसा अरविंद केजरीवाल जी जैसा बहरूपिया दिल्ली ने कभी नहीं देखा। पता नहीं दिल्ली को वापस खड़ी होने में कितना समय लगेगा। अच्छा मनोज जी, जो शीश महल को लेकर आप लोगों ने पूरा कैंपेन छेड़ा हुआ है, वो मुख्यमंत्री के लिए बंगला बनाया गया था, पूरा 75 करोड़ जितने भी उसमें लगे। तो अब जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी अगर दिल्ली में, तो क्या आपका मुख्यमंत्री उस शीश महल में रहेगा, नहीं रहेगा? 100% नहीं रहेगा, रह ही नहीं सकता। शीश महल भ्रष्टाचार का महल है। शीश महल दिल्ली को धोखा देने का एग्जाम्पल है। गरीबों को पक्का मकान दे नरेंद्र मोदी जी, और अपने लिए शीश महल बनाता है अरविंद केजरीवाल। ये कहता है हम आम आदमी पार्टी हैं, हम आम आदमी हैं। आम आदमी का जो एग्जाम्पल सेट किया है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 3025 पक्का मकान कालका जी में पहले, झुग्गी वालों को इस बार 1675, 3500 और तैयार हो रहे हैं। मैं ठीक प्रधानमंत्री जी के पीछे था जिस दिन एक व्यक्ति ने वो चाबी लेते हुए कहा कि मोदी जी आप हमारे लिए भगवान हैं। मैंने नरेंद्र मोदी जी की आंख छलछलाते हुए देखी, क्योंकि उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे तुम क्या समझो। उनको तो बस ये है कि रुकना नहीं है, गरीबों की भलाई करते जाना है। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग इस भाव को समझेंगे और पूरी तरह से डबल इंजन नरेंद्र मोदी जी को दे करके दिल्ली को दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाएंगे। जैसे कि आपने अभी कहा कि अरविंद केजरीवाल देश के दुश्मन हैं, एक ओझा जी ने अभी ज्वाइन किया जो इतिहासकार हैं, तो देश के दुश्मनों का मोहरा है। हाँ, मैंने ये कहा
कि देश के दुश्मनों के मोहरा हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसे ही आपने ओझा जी को भी कहा था कुछ दिन पहले कि वो दिल्ली और के दुश्मन है और ऐसा व्यक्ति इतिहासकार नहीं हो सकता, तो उनका तो कोई ऐसा परसेप्शन भी नहीं, तो उनको टारगेट करने के पीछे कोई वजह, बीजेपी ज्वाइन नहीं कर पाए? नहीं, हम तो उस पर बात ही नहीं करना चाहते। देखो, वो जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो पहले इन लोगों का खुद ही विरोध करते थे, इनको गालियां देते थे। अचानक क्या हो गया कि आप एक जिस व्यक्ति ने दिल्ली को खोखला कर डाला, दिल्ली को भ्रष्टाचार में डुबा डाला, दिल्ली को कर्जदार बना डाला, जो दिल्ली 1000 करोड़ फायदे में होती थी, वो आज दिल्ली हजारों करोड़, लगभग 72,000 करोड़ के घाटे में है। तो उसका अगर एक ऐसा व्यक्ति प्रचार करे, तो मैंने ये कहा कि भ्रष्टाचारी का महिमा मंडन करने वाला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया हो कि यू कांट गो टू सीएम ऑफिस, यू कांट साइन द सीएम फाइल, उसका अगर ऐसा आदमी प्रचार करे तो मैं तो मानूंगा कि वो देश का शत्रु है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही इस इंटरव्यू में। अब जैसा कि आम आदमी पार्टी एक अभियान चला रही है, केजरीवाल दोबारा से आएंगे, अगर मान लीजिए आ भी जाएंगे केजरीवाल, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नहीं, केजरीवाल दोबारा से जेल में आएंगे। वो जो है ना नहीं, एक हाइपोथेटिकल मान लीजिए, क्योंकि चुनावों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता जी। अगर मान लीजिए आ भी जाते हैं तो सीएम तो वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई आप साइन नहीं करेंगे, सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, सेक्रेटरीट नहीं जाएंगे। तो उन्होंने इस तरह की नारेबाजी क्यों वो लोग कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल हमेशा से लोगों को भ्रमित करने वाली बातें करते रहे हैं। धोखा, झूठ, लूट, भ्रष्टाचार अब तो इनके पूरी तरह से रोम रोम में भरा हुआ है। कोर्ट ने इनको जब अयोग्य घोषित किया सीएम ऑफिस जाने के लिए, सीएम फाइल पे साइन करने के लिए, तब भी तो इनके पास 60 के आसपास विधायक थे जी। तो मुख्यमंत्री पद से हट गए। जब ये अगले चुनाव के बाद भी वो केस जब तक इनके नहीं बरी होंगे, तब तक ही कांट साइन द सीएम फाइल नॉर ही कैन गो टू सीएम ऑफिस। जब इन्होंने सीएम पद छोड़ा था, छोड़ने वाले सभी को पता चल गया था, तो लोग कहते थे कि अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि देश की कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अगर उनका पति सीएम पद से हटता है तो अपनी पत्नियों को वो लोग कुर्सी सौंप देते हैं। तो इसके पीछे आप क्या राजनीति देखते हैं अरविंद केजरीवाल की? काल नेमी प्रवृत्ति। एक रामायण में पात्र है काल नेमी। हनुमान जी को रोक रहा है, हनुमान जी सजीवन बूटी लाने जा रहे हैं, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, तो काल नेमी क्या कह रहा था? राम 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 जय श्री राम। मगर वो जय श्री राम कहने वाला नहीं था, वो रावण का दूत था। तो चाहे 49 दिन की सरकार छोड़ करके जाने की बात हो, और चाहे ये जो अभी नई वाली बात है, ये सब लोगों को भ्रमित करने का अरविंद केजरीवाल का एक मोडस ऑपरेंडी है। वो ये बार बार ऐसा करते हैं क्योंकि ऐसा करके वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत हो गया, बहुत बार भ्रमित कर लिए, अब लोग भ्रमित नहीं हो रहे हैं। अच्छा मनोज जी, ये बताइए, मुख्यमंत्री वाकई आतिशी जी हैं या रिमोट कंट्रोल अभी किसी और के हाथ में है? अभी नहीं, वो तो रिमोट ही है, कठपुतली हैं। आतिशी आज भी आतिशी थोड़ी चला रही हैं। आतिशी के जो कभी कभी आंसू दिखते हैं ना, वो आंसू के कारण कुछ और है। बहरहाल ये उनकी व्यवस्था है। सुनीता केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जब अंदर थे तो सीएम के चेयर पे कौन बैठता था? उनकी पत्नी बैठती थी। लेकिन कभी कभी तो कह ही रहे हैं कि फिर आएंगे केजरीवाल, इसका मतलब कि चुनाव के बाद वो कहते हैं कि हम आतिशी को हटाएंगे। तो ये तो सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने वाली बात है, और नैरेटिव सेटिंग में तो ये सब बाप रे बाप, इन झूठों का कोई जोड़ा है जी। अच्छा मनोज जी, देखिए जो दिल्ली का जो चुनाव है, मुझे मोटा मोटा लगता है कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है।
एक ऐसा ही युद्ध आपने झारखंड में भी छेड़ा था, जो वहाँ के मुख्यमंत्री जो अब हैं वो जो जेल चले गए थे, लेकिन वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिली। क्या दिल्ली में भी ऐसा तो नहीं होने वाला है? देखिए, दिल्ली की जनता डायरेक्ट सामने से नुकसान झेल रही है। दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन 2018 से बंद हो गया, कौन सपोर्ट करेगा इसको? दिल्ली के गरीबों का 11 साल से एक नया राशन कार्ड नहीं बना है, कौन सपोर्ट करेगा? दिल्ली की यमुना जी को हर 5 साल पे 2 साल पे साफ करने का वादा करने वाला व्यक्ति चौथी बार बोलते हैं कि नहीं मैं बहुत पॉलिटिकली समझदार हो गया हूं, यमुना जी को सफाई करने से वोट नहीं मिलते। दिल्ली की जनता ये सारा कुछ, दिल्ली के गेस्ट टीचर, उनकी नौकरी जा रही है, कहाँ तो परमानेंट करने को बोले थे। डीटीसी के कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ये सब लोगों का जीवन ऐसा ऑटो रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा, पूरे देश में ऑटो रिक्शा 2.5 लाख का मिलता है, ये दिल्ली है जहां 7.5 लाख का मिलता है। इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी चोरी। तो अब दिल्ली, अब देखो, वैसे तो आप सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब देते देते थक गए, वो झूठ बोलते बोलते थक गए। 5 फरवरी का डेट है, दिल्ली अपना फैसला लेगी, और मैं दिल्ली से प्रार्थना कर रहा हूं कि हम कितना बोलें, कितना कहें, हमको बहुत चालाकी से बोलना नहीं आता है। 5 फरवरी को एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, 5 साल में दिल्ली के लोगों को जो कल्याणकारी योजना होगी वो तो रहेगी ही, कोई कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली है, बल्कि जो कागज में है उसको भी जमीन पे उतार करके नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ हम दिल्ली को 5 साल में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना लेंगे। इसका विश्वास करिए। गरीब हो, झुग्गी वाला हो, कच्ची कॉलोनी का हो, डीटीसी हो, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो, यूनिवर्सिटी जो 12 यूनिवर्सिटी है उसमें जो परेशान हो रहे हैं लोग, सबका एक ही निदान, एक बार दे दो कमल निशान। मतलब आपने एक बात कही कि जितनी भी योजनाएं हैं दिल्ली में बदस्तूर चलती रहेंगी। 100%। जो भी केजरीवाल जी ने लॉन्च की हैं वो सब चलती रहेंगी। केजरीवाल ने बहुत सारे प्रकोप भी लाए हैं, लेकिन ठीक है, हमको भी पता है कि 200 यूनिट बिजली कुछ लोगों को फ्री का लाभ मिलता है, वो मिलता ही रहेगा। 20,000 लीटर पानी लोगों को फ्री मिलता है, लेकिन दिल्ली में एक घर बता दीजिए जहां लोग वो पानी पीते हों। पीने के लिए सबको पानी खरीदना पड़ता है। हम वो पानी देंगे जो लोग पी सकते हैं, घर घर नल से जल। बहनें जो बस में जा रही हैं उनको जो भी फायदा होता है वो फायदा जारी ही रहेगा। उसके साथ साथ हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने की तैयारी में हैं। आप प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा को लगाइए, आप जगह दीजिए, सामान लगाएंगे हम केंद्र के पैसे से, आपका 300 यूनिट बिजली फ्री। थोड़ा ज़्यादा जगह होगी तो आप बिजली दूसरों को बेच करके अर्निंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 5 लाख रुपए का जो गरीबों का फ्री इलाज है वो भी बंद किया हुआ है, उसको चालू करेंगे। बुजुर्गों को 5 लाख का, किसी का बुजुर्ग वो चाहे गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो या किसी वर्ग का हो, बुजुर्ग है 70+, उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की। ये सब करके देंगे। उसके बाद महिला कल्याण, हम अगर हरियाणा में 2100 रुपया देते हैं, महाराष्ट्र में देते हैं, तो दिल्ली के महिलाओं को हम क्या करेंगे, दिल्ली के लोग सोच सकते हैं। 10 साल में एक नया पैसा नहीं दिया महिलाओं के कल्याण का। 1 साल पहले 24 के चुनाव के पहले यही अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बोला कि हम 1000 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया। आज से 2.5 साल पहले पंजाब की महिलाओं को बोला 1000 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद बिल्कुल नहीं करेगी, ऊपर से और सारी योजनाओं को शुरू करेगी। मनोज जी, कहीं आपको डर तो नहीं है कि अगर आप अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को बंद कर देंगे तो जनता में नुकसान हो जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने नारा दिया है
कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे? जनता तो मुफ्त की योजनाओं का लाभ उठा रही है, अगर उसको लाभ मिल रहा है तो वो क्यों दिल्ली को बदलेंगे? नहीं, हम उनसे ज़्यादा कल्याणकारी योजना दूसरे राज्यों में देते हैं। दिल्ली में जो कल्याणकारी योजना है हम उसको उसके सपोर्टर हैं, लेकिन 5 लाख रुपए का फ्री इलाज क्यों बंद होना चाहिए उसके साथ साथ? आप बताओ सर। हमारे घर पे ना रोज सवेरे बैठता हूं तो रोज 5-6 लोग आते हैं जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखता हूं मैं, इनको 2.5 लाख रुपया दे दिया जाए, इनको 3 लाख रुपया दे दिया जाए। हम कभी कभी पूछते हैं, अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो सबको फ्री इलाज है, तो आप क्यों नहीं करवाते हो? तो लोग ऐसी गालियां देते हैं, रिकॉर्ड करके रखा हूं, मैं आपको सुनाऊंगा तो आप कहोगे कि यू आर हिटिंग बिलो द बेल्ट, सो आई कांट। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा कल्याणकारी योजना देने वाला कौन है सर? इस देश के किसानों को 6,000 रुपये उनके अकाउंट में आता है। इस देश के हर बुजुर्ग को 70 साल प्लस को 5 लाख रुपए का इलाज नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। हमारे अलग अलग जहां जहां बीजेपी के राज्य हैं, हम लोग गैस सिलेंडर तक साल में 2-3 गैस सिलेंडर फ्री देते हैं। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कार्य करने में सबसे आगे है। दिल्ली में अगर आपकी एक दुकान है तो पहले अगर 8 रुपया लगता था तो आज 24 रुपया लगता है, उसका 24 रुपया यूनिट लगती है। आप क्या अपराध कर दिया छोटे दुकान वालों ने? किराएदार है, बेघर है, वो किराया दे रहा है लेकिन उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, हम उसको भी लाभ देंगे। सर देखो अनुराग भाई, अब लोग जान गए हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। इसलिए हम तो आपके इस इंटरव्यू में ये सारी बातें कह रहे हैं कि लोगों के पास ये जाए और आप जान लें कि जो योजनाएं हैं उसके साथ साथ और भी योजनाएं होंगी, कोई योजना बंद करने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा मनोज जी, जो बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, तो जो विपक्ष है उसको आप हिंदुत्व के मुद्दे पर आप लोग घेरते हैं। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं आपने उनको ट्रैप में ले लिया कि ये मुसलमानों के लिए ज़्यादा काम करती हैं, उनको मुसलमान वोट बैंक चाहिए। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को आप ट्रैप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम कभी ये नहीं कहते कि मुसलमानों के लिए वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। ना 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 ना, ये बीजेपी कभी नहीं। योगी जी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, हाँ। सीधा सीधा इशारा करता है। ना ना ना, उसमें हम मुसलमानों के लिए कोई उनका योजना रोकते थोड़ी हैं। जितनी योजनाएं चल रही हैं भाई साहब, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सबको दिया जाता है। बटेंगे भाई, हमको बंटना नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया। अगर हम एक हैं तो सेफ हैं। हम जब जब बंटे, 1947 में हम बंटे तो 10 लाख लोग कटे। हम लोग जब जब बंटे हैं, हमें मुगल आक्रमणकारियों ने काटा, हमें नादिर शाह ने लूटा काटा, हमें तमाम आक्रमण करने वालों ने, हम बंटे तो उन्होंने हमें काटा। इसलिए भारत के लोग अब कह रहे हैं हम नहीं बटेंगे, एक हैं, सेफ हैं। देश के लोग एक राष्ट्र के लिए सोचें, इसमें गलत क्या है? अच्छा मनोज जी, चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने ग्रंथी हैं, पुजारी हैं, उनको मंथली सैलरी देने की घोषणा उन्होंने की है। तो 10 साल क्यों नहीं किया? तो ये कितना बड़ा उनके लिए ये मुद्दा रहेगा चुनाव में? नहीं नहीं, ये तो कोई उनको उल्टे बल्कि और गुस्से में, जो पुजारी जी लोग हैं वो लोग गुस्से में उनको जवाब देंगे और उनको सत्ता से हटाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आएगी, अब वो उनको ये सारी सुविधाएं देने वाली है। अच्छा मनोज जी, एक अंतिम सवाल इंटरव्यू के अंत में, दिल्ली में आप लोग केजरीवाल के सामने कोई फेस क्यों नहीं ला पा रहे हैं? बीजेपी बिना फेस के चुनाव क्यों लड़ रही है?
क्योंकि आपको याद होगा किरण बेदी जी को आपने एक समय में फेस बनाया था, लेकिन वो बैकफायर रहा। आपको लगता नहीं केजरीवाल के सामने एक मजबूत फेस होना चाहिए? फेस से क्या मिलता है? अरविंद केजरीवाल तो बड़े फेस थे, क्या मिला? दिल्ली को लूट मिला, झूठ मिला, गंदी जमुना मिली, पोल्यूटेड हवा मिला, सांसों पे आपातकाल मिला, बुजुर्गों का पेंशन खत्म मिला, सारा निगेटिव मिला। भैया फेस से नहीं, नीयत से हमको चुनाव लड़ना चाहिए। और नीयत ये कहती है, नीति जिसकी अच्छी होगी, जिसका नीयत अच्छा होगा, वो लोगों को सुविधा देगा सर। आज हमारे पास नरेंद्र मोदी जी की गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम वो लोगों को बता रहे हैं और लोग पक्का भारतीय जनता पार्टी की इस नीति का सपोर्ट करेंगे कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। आपने फेस और मुखड़े पे तो वैसे बहुत सारे गाने गाए हैं, तो क्या कुछ गुनगुनाने का मूड है इस वक्त आपका? नहीं, देखो, हम ये मानते हैं कि फेस से अब लोगों को मत पहनाओ, क्योंकि आजकल तो एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चेहरा बना बना कर लोगों को ठग जाते हैं लोग। आइए एक बार दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं। आपदा को भगाएंगे, भाजपा को लाएंगे। 5 फरवरी को सभी लोग कमल खिलाएंगे दिल्ली में और 5 साल भाजपा को देखेंगे। अच्छा मनोज जी, आपकी व्यक्तिगत जीवन को लेके आम आदमी पार्टी बहुत टारगेट आपको करते हैं। जब आप राजनीति में नहीं थे, जब आप रियल लाइफ में थे, तो उस वक्त आपने कुछ गाने बनाए होंगे, तो उनको लेकर ये लोग बहुत टारगेट आपको करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब आप राजनीति की दुनिया में आते हैं, तो उस वक्त की जो दुनिया वो अलग थी, वो अभिनय की दुनिया थी, इसको लेकर टारगेट करना कितना सही कितना गलत? वैसे तो मैंने वहाँ भी बहुत अच्छा किया है। हमने 1200 से ज़्यादा सुपरस्टार बनाए हैं। हमने अपनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बनाया, जिससे हमारे आज लाखों लोग उसमें कर्मचारी काम करते हैं। भोजपुरी की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी वो तो एक डायरेक्टर्स की दुनिया है जी। डायरेक्टर जो कहते हैं उसमें करना होता है। वो रील की दुनिया है। यहाँ रियल की दुनिया में वो सब रील चलाना चाहते हैं। तो लोग बहुत, अब लोगों को बड़ी समझदारी है। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग इतना घबराए रहते हैं मनोज तिवारी की शराफत से, मनोज तिवारी की सच्चाई से, मनोज तिवारी का एक छोटे से गांव से आकर के यहाँ खड़ा होने वाले यात्रा से, और मनोज तिवारी की सादगी से। उसके बाद भी हम किसी को, देखो अरविंद केजरीवाल को भी हम जी ही लगा के बोलते हैं, क्योंकि मेरा संस्कार ऐसा है, भाजपा का संस्कार है। हम विश्वास रखते हैं कि जितना गाली देना है हमें दे लें। हमें बहुत सारी गालियां दिया हैं, मुझे सिग्नेचर ब्रिज से ढकेल करके मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन मैं उसका चिंता नहीं करता। दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के दिल्ली के लोगों को उनका हक देंगे, ये हमने ठाना है। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू के लिए, और शुभकामनाएं आपको दिल्ली चुनाव के लिए। और आपने बड़ी बात इस इंटरव्यू में कही कि अगर दिल्ली में आपकी सरकार बनी तो आपका जो मुख्यमंत्री होगा वो शीश महल में नहीं बैठेगा। बिल्कुल नहीं बैठेगा सर। धन्यवाद मनोज।